प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखित निबंध पढ़ने जा रहे हैं। जैनेंद्र कुमार को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने भारतीय साहित्य का गोर्की घोषित किया। गोर्की सोवियत रूस के एक महान रचनाकार हुए, जिनकी रचनाओं में मानव मन की विशेषताओं का बड़ा सूक्ष्म चित्रण मिलता है और मानव मन की यही सूक्ष्म चित्रण, उनकी विशेषताओं का सूक्ष्म विश्लेषण हिंदी साहित्य में जैनेंद्र कुमार की रचनाओं में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसीलिए प्रेमचंद ने उन्हें भारतीय साहित्य का गोर्की घोषित किया। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ में 1905 में हुआ और साहित्य साधना करते करते सन 1988 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी रचनाएं, जिनमें मानव मन की विशेषताओं का, उसके अंतर्द्वंद का, मन में उठने वाले उत्थान पतन का, निर्माण विध्वंस का, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का चित्रण मिलता है। उनकी त्यागपत्र उपन्यास, उनके द्वारा लिखित त्यागपत्र उपन्यास, सुनीता, परख हिंदी साहित्य की महान रचनाओं में गिनी जाती है। उन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और ऐसे महान साहित्यकार के द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बाजार एक उर्दू शब्द है, वह स्थान जहां हम अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीदने जाते हैं या बेचने वाले बाजार पे जाकर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। बाजार का सदुपयोग भी होता है, उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी हो जाता है। बाजार उपयोगी किस लिए है कि हमारे अनिवार्य आवश्यकताएं जो है, उपयोगी जो चीज़ें हैं, वो हमें बाज़ार से ही उपलब्ध होती है, इसलिए उसका उपयोग है। सदुपयोग भी है। सदुपयोग कैसे? बाज़ार में तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, परंतु हमारे लिए सदुपयोगी कौन सा है, कौन से वस्तु का स्तर कैसे है, उसकी कीमत कैसे निर्धारित की गई है और वो वस्तु हमारे लिए केवल दिखावटी चीज़ होगा या उपयोग की वस्तु होगा। यदि ऐसी वस्तुओं का जो हमारे लिए सदुपयोगी है, तब तो बाज़ार का सदुपयोग है। दुरुपयोगी भी हो जाता है, उसका दुरुपयोग भी हो जाता है। कैसे दुरुपयोग हो जाता है? यदि जेब में पैसे हों और हम बाज़ार जाएं तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको तो हम खरीद ले ही लेते हैं, साथ ही साथ यदि जेब गर्म हो तो कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद डालते हैं जिसका हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोग नहीं होता और अनावश्यक पैसों का खर्च हो जाता है। दुरुपयोग हो गया उसका। कुछ लोग उस जो सामान बेचने वाले हैं, बाज़ार का दुरुपयोग कैसे कर डालते हैं? अपनी ख़राब से ख़राब वस्तु को भी बहुत सद्गुणी और गुणवान बता कर, बोल कर लोगों को ठग देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राशि हासिल कर लेते हैं। दुरुपयोग भी हो जाता है ऐसा। तो बाज़ार पाठ केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय का केंद्र नहीं है, उसके माध्यम से दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है। बाज़ार के माध्यम से हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए या हमारे जीने के लिए बहुत उपयोगी बातें होती हैं। पैसे ही हों तभी हम बाज़ार जाएं और वहाँ पर हम खरीदें और उपयोगी चीज़ों को खरीदें और उसके बाद हम उसके लोभ में मत आएँ, विज्ञापन के आकर्षण में ना आएँ। ये सब छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसका भी सूक्ष्म चित्रण जैनेंद्र कुमार जी ने बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से किया है। जैनेंद्र कुमार ने अपने मित्रों के बाज़ार जाने और उसके आचार विचार को भी आधार बनाया। उसका पहला मित्र जब जाता है बाज़ार तो वहाँ से वो उपयोगी वस्तु खरीदने गया होता है,
परंतु वहाँ से जब लौटता है तो बहुत सारी और चीज़ें भी होती है, अनावश्यक चीज़ें भी हो जाती है। और जब उससे लेखक पूछता है कि ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कैसे ले आए, तो वो अपना सारा दोषारोपण अपनी पत्नी के ऊपर कर देता है कि ये जो साथ में गई थी और इसी ने ये अनावश्यक चीज़ें खरीदी, इसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं चलता। सामान्यतः पुरुषों में एक धारणा बनी रहती है कि घर में बाज़ार से जो भी चीज़ें आती है उसमें जो चीज़ें आती है और अधिक मात्रा में आ गई यदि, तो उसका पूरा दोष स्त्रियों पर सौंप दिया जाता है कि हाँ, इसी के कारण ये खरीदा गया है, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी या इतने में ही काम चल जाता। वास्तव में महिलाएं घर को चलाती हैं, घर को चलाती है तो घर की छोटी सी छोटी चीज़ें जिसके लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है, उसको जब वो बाज़ार जाती हैं और उसको दिख जाती है तो वो ख़रीदना चाहती हैं और इसीलिए वो चीज़ें वो ज़्यादा खरीद के ले आती हैं। परंतु पुरुष जब जाता है तो वो भी अनावश्यक चीज़ें खरीदता है, परंतु पुरुष अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाता, अपने को दोषी नहीं मानता, वो सारी चीज़ों का दोषी घर की पत्नियों को या स्त्रियों को बना देता है। और ऐसे ही उसके मित्र, लेखक के मित्र ने भी यही कहा कि इसके कारण मैंने खरीद लिया और ये अनावश्यक चीज़ें घर में आ गई, अनावश्यक खर्चा करवा दिया इन्होंने। बाज़ार में बड़ा आकर्षण होता है, वहाँ चीज़ों को इतना सुंदर ढंग से सजा संवरा कर रखा जाता है कि हमारी आँखें जब उसको देखती हैं तो आकर्षित हो जाती हैं, वो लुभावना रहता है। विज्ञापन तरह तरह के इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं कि हम उन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बाज़ार का आकर्षण हमें उस वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे मन में एक उथल पुथल मचाने लग जाता है और ना चाहते हुए भी हम उस आकर्षण के शिकार हो जाते हैं। और पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो वहीं लोन में ऋण लेकर उस सामान को खरीद लेते हैं और फिर कर्ज छूटते रहते हैं। बाज़ार में बड़ा आकर्षण होता है, यदि उसके आकर्षण के यदि आप शिकार हो गए तो संसार तो पूरे वस्तुओं से भरा पड़ा हुआ है जो मन को मोहने वाला है। किस किस को हम खरीद खरीद कर अपने ऊपर कर्ज ढकते जाएंगे और उसके छूटते छूटते हमारी सांसें पूरी हो जाएगी। तो ये बाज़ार का आकर्षण भी है। लेखक का एक मित्र और है, वो सामान खरीदने गया, जरूरी उपयोग की चीज़ें, सुबह से गया हुआ था, पूरा बाज़ार से शाम को जब वो लौटा तो खाली हाथ लौटा। लेखक पूछता है कि आप ये सामान खरीदने गए थे और लौट रहे हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं, क्या बात हुई, क्या आपको ज़रूरी चीज़ नहीं मिल पाई? तो उसका मित्र, लेखक का मित्र बताता है कि मैं लेने तो गया था, परंतु जब मैं बाज़ार में एक एक दुकान घूमने लगा तो इतनी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ने लगी, इतनी दिखाई पड़ने लगी, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सब चीज़ मुझे ज़रूरी नज़र आने लगी। ऐसी स्थिति में जिस ज़रूरी चीज़ को मैं ख़रीदने गया था उस ज़रूरी चीज़ को भी मुझे ख़रीदने की इच्छा नहीं हुई और मैं किसको छोड़ूं, किसको ख़रीदूं, इस भावना के कारण मैं खाली हाथ लौट गया। ऐसी भी दशा होती है मनुष्य के जीवन में कि हम जब बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जिस वस्तु को हम खरीदने जाए रहते हैं वो बाज़ार की वस्तु के साथ साथ हमें और ऐसी ज़रूरी चीज़ें हमको दिखाई पड़ने लगती है कि हमारा मन कहता है कि ये भी मेरे परिवार के लिए ज़रूरी चीज़ है, ये मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है, इस किताब को मेरा बच्चा पढ़ लेता, इस खिलौनों को मेरा बच्चा खेल लेता, ये किचन का ये सामान मेरे घर के लिए उपयोगी हो जाता। और सब उपयोगी चीज़ें उसे दिखाई पड़ने लगती है और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो भ्रमित सा हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो बिना कुछ खरीदे खाली हाथ लौट आता है। बाज़ार का बड़ा जादू भी होता है। जैसे जादू में व्यक्ति मोहित हो जाता है और जैसा जैसा जादूगर बोलता है वैसा ही वो आसक्त व्यक्ति करने लगता है, उनके इशारों पर खेलने लगता है। वैसा ही बाज़ार का जादू होता है और बाज़ार का जादू आँखों के रास्ते से काम करता है और जेब पर उसका असर पड़ता है। आँख में देखे बहुत आकर्षित करने वाला लगा, जादू काम करने लग गया उसका।
हम मोहित होने लग गए। उसके बाद उस बेचने वाले ने उसकी विशेषताओं का बखान करना शुरू किया और सारी विशेषताएं हमको सच्ची लगने लग जाती हैं। उसमें, उस वस्तु में, उस पदार्थ में जिसका वो गुणानुवाद कर रहा है वो दुकान वाला, उसमें वो विशेषताएं है कि नहीं है ये नहीं मालूम, परंतु वो ऐसे लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे जादूगरी भरी शब्द का इस्तेमाल करता है वो, कि हम उसमें आसक्त होने लगता है, हमारा मन हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और हम उस वस्तु को खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। आँखों के रास्ते से गया, विज्ञापन उसका बड़ा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया, हम उसकी ओर आकर्षित हो गए और यदि जेब भरा हुआ है तो हम उस आकर्षण के शिकार, उस जादू के शिकार हो जाते हैं और उसको खरीद डालते हैं। इस प्रकार बाज़ार का बड़ा जादू चलता है और अच्छे अच्छे धीर वीर लोग भी वहाँ पे बाज़ार पे जाके शिकार होते हैं। लेखक का एक मित्र और है जिसको भगत जी नाम से जाना जाता है। भगत जी बड़ा अनासक्त चूरन बेचने वाला व्यक्ति है। वो दिन भर में 6 आने का चूरन बेचता है और उसमें उसके जीवन यापन की पूरी व्यवस्था हो जाती है। और वो 6 आने के बेचने के बाद जैसे उसके पास उतने राशि आते हैं, जो बचा हुआ चूरन होता है उसको बच्चों में बांट देता है और अपने घर लौट जाता है। बाज़ार में और ज़्यादा बेचकर अधिक पैसा कमाने की भावना या लोभ उसके भीतर नहीं है। उसकी दिनचर्या है, दिन में एक बार वो चूरन बेचने के लिए निकलता है, चूरन बना के निकलता है और लोग जैसे ही उस चूरन वाले भगत जी को देखते हैं, उसके सम्मान में, उसके व्यवहार से इतने प्रभावित हैं कि लोग उसके सम्मान पूर्वक भी ले लेते हैं। और इस प्रकार वो मुस्कुरा के 6 आने का चूरन बेचता है और इतना में अपना व्यापार को इतिश्री कर लेता है और बचे हुए सारे चूरन को खुशी खुशी प्यार से, उसमें और पैसा कमाने का लोभ नहीं है कि इसको और बेच लूँ तो 2 पैसा और, जो बाकी व्यापारी करते हैं। व्यापारी जितना सामान है वो बिकने के बाद और सामान लाते हैं और बेचते जाते हैं और दिन दुनी रात चौगुनी करने की लालसा या अधिक धन कमाने की भावना उसके भीतर असर करते रहती है और इसीलिए वो दिन रात पैसे कमाने के धूम में लगे रहते हैं। वहीं पे लेखक का मित्र भगत जी अनासक्त है। किसी प्रकार की कोई आसक्ति, कोई मोह, कोई लोभ उसके मन में नहीं। बस दिनचर्या में दिन भर में एक बार चूरन बेचने निकलता है, निर्धारित 6 आने का चूरन बेचता है, बचा हुआ चूरन बच्चों में खुशी खुशी बांटता है। और उसकी बड़ी विशेषता भगत जी की कि यदि कोई सामान खरीदने उसको जाना है तो वो सामान पहले से निश्चित हो जाता है कि मैं इस सामान को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। जब वो सामान के लिए वो खरीदने जाता है पंसारी की दुकान में, किराने की दुकान में, तो उसको काली मिर्च लेना है या उसको जीरा पाउडर लेना है या जो भी जो चीज़ें उसको ज़रूरी है उसको खरीदता है और ख़रीदने के बाद चुपचाप वापस लौटता है। और जब वापस लौटता है या ख़रीदने के लिए जिस समय जाता है तो बाज़ार में कई चीज़ें बिकती हुई उसको नज़र आती हैं, परंतु सबके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना है। आकर्षण नहीं है, सम्मान की भावना है। हाँ, ये भी व्यापारी है, ये भी अपने सामान को बेचना चाहता है, लोग उसको खरीदेंगे, लोग उसका उपयोग करेंगे, ये व्यापारी का परिवार का पालन पोषण होगा। उस व्यक्ति जिसने खरीदा है उसके घर के आवश्यकताओं की चीज़ों की प्राप्ति होगी, उपलब्धि होगी। सबको सम्मान भरी, किसी भी चीज़ को देखकर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं आती, कोई आकर्षण पैदा नहीं होता। ये बड़ी विशेषता भगत जी की कि समाज में सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार की चीज़ें हैं, जिसकी जो ज़रूरत है वो खरीदे। उसके खरीदने से या उसके नहीं खरीदने से भगत जी के मन में किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं होता और वो बड़े अनासक्त ढंग से पूरे बाज़ार को घूमते हैं,
उस सामान बाज़ार में दिखने वाले सामानों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, प्रेम से सम्मान प्रकट करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदते हैं और उसके बाद घर लौट आते हैं। कोई भी अनावश्यक चीज़ उसके द्वारा कभी खरीदी नहीं जाती। भगत जी की विशेषता हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। पैसा कमाएं और उन पैसों से आवश्यकता की चीज़ बाज़ार में जाकर खरीदें, परंतु उस पैसे का प्रदर्शन करने के लिए हम अनावश्यक चीज़ें ना खरीदें। कुछ लोग परचेसिंग पावर, खरीदने की शक्ति दिखाने के लिए उन सब चीज़ों को खरीद लेते हैं जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती, और खरीद कर मान सम्मान दिखाने के लिए कार खरीद लेते हैं, बंगला खरीद लेते हैं, अनावश्यक और चीज़ें खरीद लेते हैं केवल इसलिए कि मेरे पास बहुत धन की शक्ति है, और धन की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, और अंत में वो कचरा हो जाता है और वो मन को खिन्न करने का कारण बन जाता है, बोझ बन जाता है। क्योंकि घर की सुंदरता सीमित सामानों से होती है। सामान को ठूस ठूस के ला कर भर देने से वो घर का वातावरण शांत नहीं रहता, इसके शिकार हो जाते हैं। यानी धन शक्ति जो है लोगों के पास, उसका अपव्यय कर डालते हैं। ये गलती भगत जी के जीवन में कभी दिखाई नहीं पड़ती है, कभी किसी विज्ञापन के प्रभाव में नहीं आया, वो कभी आकर्षित ही भी नहीं है। जो चीज़ें उसके जीवन के लिए जरूरी नहीं है उसकी ओर कभी आकर्षित ही नहीं हुए। और इस प्रकार भगत जी का व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि बाजार हो, बाजार का सदुपयोग हो, दुरुपयोग मत हो। बाजार की सार्थकता तो तभी है जब खरीदने वाला वहाँ अपने आवश्यकता की चीज़ें खरीदे, बेचने वाला ईमानदारी पूर्वक 2 पैसा अपने परिवार की परवरिश के लिए लाभ कमाए, परंतु कपट पूर्वक बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का काम मत करें। तब बाजार की सार्थकता है। बाजार की सार्थकता और तभी है जब हम जो अर्जित धन है, हम जो धन कमाए हुए हैं, उस धन का अनावश्यक प्रदर्शन ना करें। जिसके शिकार कपड़ा है, पहनने के लिए कपड़ा है, मोबाइल है घर में एक, परंतु और बाजार गए और देखे कि एक नया वर्जन का और मोबाइल आया तो उसको भी खरीद डालें, और आके फिर परिवार वालों को दिखा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस को दिखा रहे हैं, मित्रों को दिखा रहे हैं कि देख इतना महंगा मैंने ले लिया। और ये महंगा बता के क्या कर रहे हैं? महंगा शब्द में क्या छिपा है? प्रदर्शन छिपा हुआ है। ठीक है, आप पैसा कमाइए, आप धन अर्जित करिए, धन अर्जित करना ही चाहिए, परंतु उसका सदुपयोग करने के लिए कीजिए। तो अपने खर्च करने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यदि हम बाज़ार जाएंगे तो वहाँ बाज़ार सार्थक नहीं, निरर्थक हो जाएगा। बाज़ार में सामान बेचने वाला यदि ईमानदारी पूर्वक अपने सामानों को बेचता है, उसमें जो जो गुण हैं उसका वो उल्लेख करता है, लोगों को ठगने की कोशिश नहीं करता, तब वो बाज़ार की सार्थकता हो गई। इसलिए बाज़ार का हमारे जीवन में बहुत उपयोगी स्थान है। परंतु आज जब हम चारों तरफ माहौल देखते हैं, आज क्या, जब से जैनेंद्र कुमार की रचना बहुत पुरानी रचना है, उस समय में भी बाज़ार के शिकार लोग हुए हैं। तो बाज़ार के शिकार से तात्पर्य ये, बाज़ार अपने आप में किसी प्रकार का दोषी नहीं है। दोषी व्यक्ति का मन होता है, व्यक्ति के प्रदर्शन करने की आदत होती है। यदि व्यक्ति बाज़ार में जाए और उपयोग की चीज़ खरीदे तो बाज़ार एक दर्शन बन जाता है, एक बहुत बड़ा स्थल बन जाता है जो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी चीज़ें उपलब्ध कराता है। परंतु वही बाज़ार निरर्थक तब हो जाता है जब बाज़ार में बेचने वाला भी ठगने की कोशिश कर रहा है और ख़रीदने वाला भी भोंडा प्रदर्शन करने के लिए उन चीज़ों को खरीद रहा है और उधारी में खरीद रहा है, नहीं है पैसा तो, और उधारी छोड़ते ज़िंदगी बिता रहा है। तो यहाँ पे बाज़ार निरर्थक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम जो पढ़े उसमें बाज़ार का दर्शन, यानी बाज़ार की क्या विशेषताएं हैं जो हमको सिखाती है, और लेखक ने अपने मित्रों के माध्यम से
या बाज़ार की विशेषताओं के माध्यम से या भगत जी के माध्यम से बाज़ार के संबंधी अपने विचार को बड़ा सुंदर ढंग से पुरोया है। तो यदि हम उसको संक्षिप्त में यदि बिंदुवार यदि समझना चाहें तो अनावश्यक खरीद नहीं करना चाहिए। जो उपयोगी खरीदी है चीज़ें हमको चाहिए उसको खरीदनी चाहिए। अब हम बाज़ार गए हैं, ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दिए हैं, आवश्यक चीज़ों को छोड़ दिए, अनावश्यक चीज़ों को खरीद लिए हैं, तो ये बाज़ार यहाँ पे दुरुपयोगी हो जाता है। बाज़ार में आकर्षण भी होता है, तरह तरह की चीज़ों को इतना सुंदर ढंग से रखा जाता है, सजाया संवारा जाता है कि हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और ख़रीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बाज़ार में जादू भी हो जाता है, जादू है, जादू में व्यक्ति जैसा जैसा जादूगर उसे करने बोलता है वैसे ही करते जाता है, वैसे ही ग्राहक भी करता है। भगत जी का उल्लेख हुआ, अनासक्त है भगत, सबके प्रति समान भाव, किसी प्रकार का लोभ नहीं, मोह नहीं, व्यापार भी कर रहा है, चूरन का व्यापार कर रहा है, परंतु किसी को ठगने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए। खुद कमाता है और लोगों को भी उसकी सेवा प्रदान करता है। बाज़ार का कोई आकर्षण उसको प्रभावित नहीं कर सकता। बाज़ार की सार्थकता का भाई उल्लेख, बाज़ार सार्थक तब है जब हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करें। बाज़ार निरर्थक तब है जब हम अनावश्यक चीज़ें खरीदें, पैसा नहीं है तो भी खरीदें, तो यहाँ पे बाज़ार निरर्थक हो जाता है। या अपने सामान बेचने के लिए लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, कपट करने की कोशिश करते हैं, तब बाज़ार निरर्थक हो जाता है। तो इस प्रकार इस बाज़ार दर्शन पाठ के मुख्य मुख्य बातें उस निबंध की पूरी तरह से आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ के भीतर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिस पर व्यापक चर्चा करने की ज़रूरत है। तो पहले खंड में भाग 1 में हम मूल बातों को समझ गए हैं। इसको आप 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद उस पाठ को पूरी तरह से पढ़ डालिए। पूरी तरह से पढ़ने के बाद जब आपको एक तस्वीर उभर कर आ जाएगी बाज़ार का दर्शन क्या है, उसके बाद हम जब इसके दूसरे पार्ट में जाएंगे तो जो मुख्य अंश है जिसको जीवन से जोड़ा है लेखक ने, जैनेंद्र कुमार है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद।